सीएम तीरथ सिंह रावत ने पत्नी संग लगवाई वैक्सीन, कहा स्थायी समाधान नहीं है लॉकडाउन, लोग बने जागरूक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार। धारचूला विधायक हरीश धामी की बेटी पूजा धामी की आकस्मिक मौत, प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा, दून अस्पताल में ली अंतिम सांस। गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा लक्सर का खेड़ी खुर्द गांव, जमीनी विवाद को लेकर जमकर चली गोलियां, 2 की मौत, कई घायल। और डीजीपी अशोक कुमार ने की प्रेस वार्ता, बताया कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर 2 लाख से ज्यादा लोगों का कटा चालान, लापरवाह लोगों के साथ पुलिस की सख्ती। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम आपणो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी रश्मि रावत ने दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय पहुंचकर वैक्सीन की पहली खुराक ली। सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है। वैक्सीन लगवा चुके लोगों पर कोरोना का असर कम देखा जा रहा है। कोरोना की रोकथाम के लिए सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का भी टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए बजट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार का यह प्रयास है कि पंचायत स्तर पर टीकाकरण शिविर लगाए जाएं, ताकि कोई भी व्यक्ति टीकाकरण से अछूता ना रहे। उधर पूर्ण लॉकडाउन के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। जनसामान्य को जागरूक होना पड़ेगा। मास्क, सैनिटाइजेशन और शारीरिक दूरी समेत अन्य गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उधर उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर इस समय पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। आज अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अगर इनके राज्य में सही होती, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है, अगर आप देखेंगे ये आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो इस राज्य में कुल मिलाकर के डॉक्टर्स की संख्या क्या थी, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने इस राज्य में 4 वर्षों के अंदर डॉक्टर की संख्या को 3 गुना करने का काम किया। हेल्थ सेक्टर में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में बना करके स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया। जहां 2 आईसीयू पूरे राज्य में थे, आज 13 आईसीयू राज्य में काम कर रहे हैं और हम लगातार इस पर आगे बढ़ रहे हैं। वेंटिलेटर्स की संख्या एकदम नगण्य थी, आज काफी संख्या में वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं। तो कांग्रेस हमको न सिखाए, बल्कि कांग्रेस को इस समय चाहिए कि मानवता के ऊपर जो खतरा ये कोरोना वायरस, कोविड वायरस के रूप में आया है, इसमें राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता के हितों के लिए सरकार के साथ सहयोग करके इस लड़ाई को जीतने में अपना भी सहयोग दें। देखिए, आज प्रदेश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। कोरोना को रोकने में प्रदेश सरकार विफल साबित हो चुकी है। सरकार की ओर से कभी स्वास्थ्य सचिव आ जाते हैं, कभी मनीषा पवार जी आती हैं, अमित नेगी जी आते हैं। वो आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर बेड की संख्या इतनी उपलब्ध है, आईसीयू हमारे प्रदेश के अंदर इतने उपलब्ध है, वेंटिलेटर हमारे यहाँ इतने उपलब्ध है। जब हमारे कांग्रेस के कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित हॉस्पिटल्स में संपर्क किया जाता है तो वहां से जवाब मिलता है हमारे यहाँ ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, ना बेड है। ये सरकार गलत आंकड़े देकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। पिछले 1 वर्ष के अंदर राज्य सरकार ने प्रदेश के अंदर कोरोना को रोकने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि प्रदेश के अंदर कोरोना रुक सके। लेकिन ये गलत आंकड़े आज प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। इसमें कोई ऐसी व्यवस्थाएं करते, आज लोग ऑक्सीजन न मिलने के कारण सड़कों पे लोग मर रहे हैं। सरकार को चाहिए ये गलत आंकड़े ना देकर एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए, लोगों को उपचार मिल जाए। इसमें प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोरोना को रोकने में नाकाम। उत्तराखंड के धारचूला विधायक हरीश धामी की बेटी पूजा धामी की आकस्मिक मौत हो गई है। तबीयत बिगड़ने पर पूजा धामी को तत्काल दून अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज शुक्रवार को डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रथम दृष्टया मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है।
विधायक हरीश धामी देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। पूजा धामी देहरादून में विधायक हॉस्टल में ठहरी थीं। तबीयत बिगड़ने पर पूजा धामी को तत्काल दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और देहरादून महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने विधायक धामी से फोन पर बात कर सांत्वना दी। महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने ये बताया कि विधायक धामी कुमाऊं में थे और वह ये दुखद सूचना पाते ही तुरंत दून चले गए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना के काल में वे हवाई यात्रा करने में व्यस्त हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। जी का एक हतप्रभ करने वाला कार्यक्रम सामने आया है। कोरोना के इस त्रासदी काल में जब मंत्री महोदय को अपने प्रभार वाले जिले में अस्पतालों की व्यवस्था और उनका जायजा लेने के लिए औचक निरीक्षण करना चाहिए था, ऐसे में वो चंपावत और पिथौरागढ़ की उड़ानें भर रहे हैं। मंत्री महोदय के कार्यक्रम को देखकर सिर्फ ऐसा लगता है कि एक हेलीपैड से दूसरी हेलीपैड पर वो सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर प्रश्न इस बात पर उठता है कि जब पिथौरागढ़ और बागेश्वर के प्रभारी मंत्री बिशन सिंह चौफाल हैं, चंपावत के प्रभारी मंत्री अरविंद पांडे हैं, तो ऐसे में गणेश जोशी अपने प्रभार वाले जिले को छोड़कर कुलाचे क्यों भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं इन मंत्री। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता ने डीएम के निर्देशों और मदन कौशिक के संसाधनों की कोई भी कमी न होने वाले दावे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनाते हैं आपको। फरमान जारी हुआ है कि सभी अस्पताल अपने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स 24 घंटे पहले बताएं। 5 घंटे पहले बताएंगे तो ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पाएगा। मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहती हूं कि इस बीमारी का या तो आप नेचर नहीं समझ पा रहे हैं या शायद अभी तक पेशेंट्स के हालात से आप वाकिफ नहीं हैं कि जब ऑक्सीजन गिर रहा है तो वो इतनी तेजी से डिप हो रहा है और किसी भी अस्पताल के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए ये बता पाना मुमकिन नहीं है कि उसको आने वाले कुछ घंटों में कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर अगर किसी अस्पताल ने आपसे मात्र 10 सिलेंडर स्टोर करके रखे और रात को जरूरत 20 मरीजों को पड़ गई ऑक्सीजन की, तो उस 10 सिलेंडर्स को वो कितने मरीजों के मुंह पर लगाएगा? तो ये कौन बताएगा पहले से कि कितने मरीजों को रात के वक्त? आपके नोडल ऑफिसर्स दिन में तो फोन उठाना गवारा नहीं समझते। ये घटना रुड़की में कल 1-1:15 बजे के करीब हुई है, तो रात में तो उनसे फोन करना उनको और उनके द्वारा कोई रिप्लाई आना, मुझे लगता है कि अगर हमारा ऐसा मानना है तो ये बेमानी होगा। तो ऐसे में जिलाधिकारी महोदय, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कैसे कोई अस्पताल बता तो रहे हैं कि संसाधनों की कमी नहीं है, ऑक्सीजन भी हमारे वहाँ इफरात में है, तो अगर इतनी सरप्लस आपके पास है तो फिर हॉस्पिटल्स को दीजिए ना। कोई बैकअप प्लान तो होगा आपके पास, कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी जहां आप अस्पतालों को सरप्लस ऑक्सीजन दे पाएं। अभी तो सारा ठीकरा ये कहकर फोड़ दिया जा रहा है कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात है, ये सरकारी अस्पताल का नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों ने, किसी ने सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया है? हमने 3-3 अस्पतालों के वीडियो अपलोड किए हैं, बाबा बर्फानी से लेकर श्रीनगर का और कोटद्वार का। ये 3 अस्पतालों के जो वीडियोज हैं, ये अपने आप में आपके लिए एक आई ओपनर का काम कर
सकते हैं जहां आप गंदगी पसरी हुई देख सकते हैं। जहां तक कौशिक जी आप कह रहे हैं कि संसाधनों की कमी नहीं है, तो क्या अगर आप ये गारंटी लेते हैं कि कल से मरीज आपके पास आए, आपको अप्रोच करें, तो आप उनको वेंटिलेटर्स भी दिलाएंगे, बेड भी दिलाएंगे, वैक्सीन भी दिलाएंगे और दवाइयां भी दिलाएंगे? आप ने कहा कि वैक्सीन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, जबकि हमने कल के अखबारों में पढ़ा कि 90 से ज्यादा प्रतिशत केंद्रों में वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है। जो पहली डोज लगाकर बैठे हैं उनके लिए दूसरी डोज नहीं है। और जो आपने चेस्ट थंपिंग करके ये कहा था कि हम 18 साल की आयु से अब शुरू करने वाले हैं, वो तो बैक बर्नर में चला ही गया। अपना देश छोड़कर बाहर भागना पड़ा इस वजह से क्योंकि आपकी सरकार ने पहले उसको डिसीजन नहीं दिया कि कितनी वैक्सीन बनानी है और उसके बाद धमकियां देने लगे या अपना प्रोडक्शन डबल अप करने के लिए उन पर दबाव डालने लगे। तो वो अपना सीरम कंपनी के सीईओ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। गुरु तेग बहादुर सिमरी फतेह पुत्र स्थान ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਖੂਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਦੂਣੇ ਚੌਣੇ ਭਾਗ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा और उनसे कई तीखे सवाल पूछे। सुनिए क्या कुछ कहना रहा उनका। उत्तराखंड में मोदी का इश्तिहार अखबार में मार्च का वेलकम कर रहा है उत्तराखंड को। उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर बोला कि कुछ नहीं है कोरोना यहां पर। उन्हें फटे हुए जीन्स का एक्सपर्ट है उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर। खुद कोरोना हो गया, कोई नहीं लिखता उत्तराखंड के ऊपर, कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं टीवी पे बोलेगा। मगर जब तबलीगी जमात की बात आई तो पूरे के पूरे एक हो गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क में बुरा हाल है, मुल्क में बुरा हाल है। 8 महीने 180 ऑक्सीजन के प्लांट की मंजूरी दी और 8 महीने के बाद कितने लगे? सिर्फ 10 या 12 लगे हैं। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं। दिल्ली में भारत का कैपिटल दारुल हुकूमत दिल्ली में लोग मर रहे हैं। उत्तराखंड के नई टिहरी में थोलदार ब्लॉक के 2 गांवों में ग्रामीण कई दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। वह सामान्य बुखार मानकर मेडिकल स्टोर से ही दवाई लेकर खा रहे थे। सूचना पर जब बुखार से पीड़ित लोगों की कोरोना जांच की गई तो ब्लॉक के दोनों गांवों में 49 लोग कोरोना संक्रमित निकले। कोरोना संक्रमण की चपेट में गांव भी आने लगे हैं। थौलदार ब्लॉक के 2 गांवों में बुखार पीड़ितों की जांच करने पर बयाड़ गांव में 29 और इंडियन में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग गांव से भी कई लोग बुखार से पीड़ित मिले। वहीं जखड़ीधार ब्लॉक के ग्राम स्वाड़ी की प्रधान पूजा ने बताया कि गांव में कई लोगों को बुखार की शिकायत थी।
सूचना देने पर स्वास्थ्य विभाग ने गांव में आकर लोगों के सैंपल लिए, जिसमें कई लोग संक्रमित मिले। ग्रामीणों को फिलहाल सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को अन्य गांवों में शिविर लगाकर सैंपलिंग करनी चाहिए। वहीं सीएमओ टिहरी डॉक्टर सुमन आर्य का कहना है कि जिस गांव से बुखार पीड़ितों की सूचना मिल रही है, वहां सैंपलिंग के लिए टीमें भेजी जा रही हैं। जरूरतमंद को दवा किट भी दी जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के रोजाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के बावजूद लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। राज्य में कई जगहों पर लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि ऐसे लापरवाह लोगों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आ रही है। उत्तराखंड में कोविड नियमों का पालन नहीं करने पर 2 लाख से अधिक लोगों का चालान काटा गया है। इन लोगों से पुलिस ने 3.5 करोड़ रुपए वसूल किया है। राज्य के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से पेश आ रही है। उन्होंने कहा कि दवाइयों की कालाबाजारी करने के आरोप में 25 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अगर कालाबाजारी बंद नहीं होती है तो ऐसे लोगों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पहले दौर की तरह से शुरुआत से ही लोगों को जो कोरोना की गाइडलाइंस लगा रही है, उसमें पूरी तरह से मानवीय दृष्टिकोण से भी काम कर रही है। और अभी तक हमने लगभग 2000 लोगों को दवाइयाँ और आवश्यक वस्तुएं दी हैं और 172 लोगों को बेड दिलाने में मदद किया है, 322 लोगों को ऑक्सीजन दिलाने में मदद किया है और क्या कहेंगे कि लगभग 159 लोगों का दाह संस्कार पुलिस ने किया जिनके परिजन नहीं थे साथ में। 100 से भी अधिक लोगों को हम प्लाज्मा दिलवा चुके हैं, 100 से ज़्यादा। तो ये सारे काम हमारे जो प्रयास चल रहे थे, इनको आज हमने एक नाम दिया है, मतलब मिशन हौसला। तो इसका मतलब प्रयास हमारे पहले से चल रहे हैं, उसी को एक नाम दे दिया है कि मिशन हौसला। इसका पर्पज ये है कि हम लोग जो लोग मदद करना चाहते हैं और जिनको मदद की ज़रूरत है, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे जो थाना होगा। तो हर पूरे स्टेट का हर थाना इसमें नोडल के रूप में काम करेगा और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी दवाइयाँ हैं, ऑक्सीजन है, प्लाज्मा का इशू है या कि हॉस्पिटल पहुँचाने का इशू है या कि लोगों को खाना राशन नहीं मिल रहा उसका इशू है, ये सारे के सारे इशूज़ को हम कोऑर्डिनेट करेंगे, ठीक है, इस मिशन के थ्रू। और इस मिशन का नाम हौसला इसलिए रखा गया है कि ये बड़े कठिन टाइम है और ऐसे पुलिसकर्मी और उनके परिवार भी जो है कहीं ना कहीं संक्रमण से ग्रसित हो रहे हैं। आम जनता का भी हौसला बना के रखना, तो मिशन हौसला इसलिए बना है कि हम सब मिल करके हौसला रखेंगे तो जरूर इस जंग से जीत पाएंगे। की कार्रवाइयाँ तो अभी तक बहुत हो चुकी है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों का हमने चालान किया है मास्क नहीं पहनने में और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने में। 3.5 करोड़ से ज़्यादा जुर्माना वसूला गया है और 25 लोगों पे कालाबाजारी या नकली दवा बेचने या ओवर रेटिंग में उनको 25 लोगों को उसमें जेल भेजा गया है। तो कार्रवाई हमारी सख्ती से जारी है और ये भी हमने सोच लिया है कि अगर लोग बाज नहीं आएंगे तो अगर वो बेल कराने का कोई प्रयास करेगा तो ऐसे लोगों पे एनएसए के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। उठाए जा रहे हैं, यही तो सब कदम हो गया ना कि एनएसए के अंतर्गत भी उन पे कार्रवाई की जा सकती है। धोखाधड़ी करता है कोई किसी भी रूप में, कोई फर्जी आरटीपीसीआर टेस्ट कराता है या करता है या इसी तरह से धोखाधड़ी से बेड का को ऑक्यूपाइड दिखाता है और वो एक्चुअल में ऑक्यूपाइड नहीं होता, फर्जी नाम से ऑक्यूपाइड दिखाता है, तो ऐसा केस सामने आने पे हॉस्पिटल के विरुद्ध भी आपराधिक धाराओं में, फ्रॉड की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जो है हमारा जो स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल रूम है 112, वो तो है ही है। उस पर हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया 2780 94 11 11 2780 और हर जिले के 13 जिलों का एक कंट्रोल रूम बनाया, वो नंबर आपको सर्कुलेट कर रहे हैं। 13 जिलों का एक वो बनाया, वो आपको सर्कुलेट कर देंगे। तो हर जिले का कंट्रोल रूम होगा, स्टेट का एक कंट्रोल रूम है 112, सिंगल नंबर 112 कॉल करेंगे तो भी आपको हेल्प पहुंचेगी। और फिर हर थाने का नंबर तो है ही सीओजी नंबर। तो इतने नंबरों के थ्रू मिशन हौसला की से मदद ले सकती है आम जनता। तो ये हमारा उद्देश्य है।
उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 4 कोरोना संक्रमित मरीजों की कोविड-19 अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 4 मरीजों की मौत के साथ अब जिले में मौतों का आंकड़ा 29 तक पहुंच गया है। पहाड़ी जिले में एक दिन में कोरोना से पहली बार इतनी मौतों के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। जिले में कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या के साथ साथ अब लोगों की मौत का आंकड़ा भी लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बात करें आंकड़ों की तो जिले में अब तक कुल 77,336 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें से अब तक जिले में कोरोना के 2,837 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 2,992 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें कोविड अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके अलावा 812 एक्टिव संक्रमित मरीजों में से 70 मरीजों का इलाज कोविड चिकित्सालय बागेश्वर में किया जा रहा है। 742 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बागेश्वर में लगातार कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और फिलहाल जो है आज के दिन हमारे 498 एक्टिव केसेस जनपद में चल रहे हैं और इसमें लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जैसे परसों जो केसेस आए थे वो 136 केसेस आए थे और जो हमारा पॉजिटिविटी जो रेट है वो भी मार्च में जो 1% से भी कम था वो बढ़। डोईवाला में गन्ना किसानों के लिए आज का दिन खुशखबरी लेकर आया है। यहां लंबे समय से बकाया चल रहे चीनी मिल के गन्ने के बकाये भुगतान के लिए सरकार की तरफ से राशि मंजूर कर ली गई है। सरकार ने चीनी मिलों के गन्ने के बकाये 198 करोड़ भुगतान को मंजूर कर लिया है। अब किसानों के खाते में राशि जल्द ही पहुंचेगी। इसके लिए किसानों ने सरकार का धन्यवाद भी किया। उत्तराखंड में सरकारी जो मिल है उसमें 198 करोड़ जो गन्ना किसानों का बकाया था 2021-22 का, उसका शासनादेश जारी हो गया है और वो भुगतान किसानों के खातों में 8-10 दिन में आ जाएगा। इसमें किसानों की बहुत बड़ी जीत है। हर वर्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करते थे किसानों को बकाया के लिए, जबकि शासनादेश है 14 दिन के अंदर का भुगतान होना चाहिए, नहीं तो 15 दिन के बाद 7.5% ब्याज किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन इसमें ये किसानों की हर साल मांग करते हैं, हर साल धरना प्रदर्शन करते थे। इस वर्ष कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, इस पर हम किसानों की बहुत बड़ी जीत कहेंगे कि इसको पैसा शासनादेश हो गया है 2021-22 का 198 करोड़ रुपये। इसमें किसानों को जैसे अभी धान की बुआई का काम चलेगा, मक्का का चलेगा और गन्ने की गुड़ाई और जैसे फीस का है किसानों के बच्चों की, उसमें किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों की बहुत बड़ी जीत है और मैं बधाई भी देना चाहूँगा सभी किसानों को कि इसमें हम लोगों को समय पर पैसा मिल गया है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां प्रदेश भर में कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर डटा हुआ है। कोविड कर्फ्यू के दौरान बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों का चालान कर सख्त हिदायत दी जा रही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। रुड़की में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न जगहों पर चेकिंग अभियान के तहत ऐसे लोगों के चालान किए गए जो बिना वजह सड़कों पर घूम रहे थे या उनके द्वारा मास्क का उपयोग नहीं किया गया था। जानकारी के मुताबिक लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जनपद हरिद्वार में 10 मई तक कोविड कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान सुबह 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोलने की छूट दी गई है। वहीं कुछ लोग छूट के समय के बाद भी बेवजह सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाकर विभिन्न जगहों पर चालान काटने की कार्रवाई की। क्या है, जैसा कि ये सभी जानते हैं कि शासन और प्रशासन द्वारा जो भी आदेश निर्देश कोविड के नियमों को लेकर निकल रहे हैं, उनके पालन हेतु हम इन कार्रवाई को अमल में लेके आ रहे हैं। 12 बजे तक का जो भी एसेंशियल सेवा है वो खुल रही है और 12 बजे के बाद जो भी अनावश्यक रूप से व्यक्ति घूम रहे हैं उनके खिलाफ हम ये चालानी कार्रवाई अमल में लेके आ रहे हैं। और हमारे द्वारा समथिंग अभी तक का इस संबंध में जब से हम चालान कर रहे हैं 12 बजे के बाद से 25 से 30 चालान हमारे द्वारा किए जा चुके हैं अभी तक, जो अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं। चालान की धनराशि कितनी रखी गई है? चालान की धनराशि 500 से 1000 रुपये तक इसमें भुगतान किया जा रहा है। पहली बार पे उसके नियम तोड़ने पर 500 रुपये, दूसरी बार पे 700 और तीसरी बार पे 1000 रुपये उसके जुर्माना भुगतान किया जा रहा है। बिल्कुल जो एसेंशियल सेवा है, जैसे कि अपने कोविड टेस्ट वगैरह कराने जा रहे हैं या घर पर या परिजनों की किसी की दवाई लेने जा रहे हैं,
उनके पर्चे देखकर सेटिस्फाइड होकर तभी उनके द्वारा और आप उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।